हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी चैनल पर। आज की चर्चा में हम लोग बातचीत करने वाले हैं NCPCR यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा हाल ही में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, जिसके माध्यम से उसने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये कहा है कि आपके यहाँ पर जो भी मदरसे संचालित हो रहे हैं और जो भी मदरसा बोर्ड संचालित हो रहे हैं, इनको बंद कर दीजिए और साथ ही इनको की जाने वाली फंडिंग भी रोक दीजिए। आखिर NCPCR के द्वारा ये बातें क्यों की जा रही हैं, इसके पक्ष और विपक्ष में क्या कुछ तर्क रखे जा रहे हैं, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। NCPCR के बारे में थोड़ा सा बेसिक तौर पर जानकारी हासिल कर लेंगे, साथ ही मदरसों के बारे में भी बेसिक जानकारी हासिल कर लेंगे और इसके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो स्टेप्स उठाए गए हैं NCPCR के द्वारा, इसके क्या मायने हैं, इसके क्या परिणाम निकल करके सामने आ सकते हैं। तो इससे जुड़े हुए तमाम पहलुओं को हम लोग इस चर्चा के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको इस टॉपिक के बारे में क्लैरिटी हो सके। यहाँ सामने मैंने पैनल पर जो मेंशन किया हुआ है, इसमें ये बताया जा रहा है कि चाइल्ड राइट्स पैनल यानी कि NCPCR, जिसे हम लोग राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कह रहे हैं, इसी के द्वारा ये कहा गया है राज्यों को कि आप मदरसा बोर्ड को शट डाउन कर दीजिए, बंद कर दीजिए और इनको की जाने वाली फंडिंग भी रोक दीजिए। इससे जो जुड़े हुए तमाम पहलू हैं, इसको हम लोग समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि यदि आप में से कोई ऐसा विद्यार्थी है, कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो कि सिविल सेवा परीक्षा 2027 को लेकर के विचार कर रहा है, तो आप यहाँ पर इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच के जरिए आप अपनी GS की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से और सिलसिलेवार तरीके से कर सकते हैं। देखो, इस बैच में कुछ खास फायदे हैं, जैसे कि GS के अंतर्गत जो भी 4 महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम आते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, इसकी तैयारी आप बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही आपकी तैयारी में जो टेस्ट की भूमिका होती है, जो अभ्यास की भूमिका होती है, वो भी इस बैच में शामिल की गई है। यानी कि आपको प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के स्तर पर नियमित टेस्ट से गुजरना होगा, जिसके जरिए आप अपनी क्वालिटी को और बेहतर कर सकते हैं और आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। इसके अलावा एसे और सीसेट की भी तैयारी इस बैच के अंतर्गत इंक्लूड की गई है, जिसके माध्यम से आप इन दोनों स्तरों पर भी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मेंटरशिप की सुविधा दी जा रही है, जिसके जरिए एक मेंटर आपको हमेशा हर स्तर पर मदद करने के लिए आपके साथ खड़ा होगा, जिसके जरिए आप अपने आप को और बेहतर से बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं और साथ ही अपने हर दुविधा का जो समाधान है वो भी पा सकते हैं। तो इस हिसाब से जो ये बैच है बहुत ही फ्रूटफुल साबित हो सकता है आपकी परीक्षा की तैयारी के मद्देनज़र। 18 अक्टूबर से सुबह में 8 बजे से ये बैच शुरू हो रहा है। इसके लिए आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, तो इस कोड के जरिए आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट के साथ में मात्र 35,999 रुपीज़ में ये कंप्लीट कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस की सुविधाएं मिल रही हैं। इसके अलावा आपको जो 18 किताबों का सेट होता है अलग अलग विषयों से संबंधित, वो भी मिल रहा है। तो ये तमाम जो एमिनिटीज़ हैं, ये तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं, ये भी आप अवेल कर सकते हैं इसकी के अंतर्गत। इसके लिए कोई भी आपको अतिरिक्त शुल्क देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं। मुझे उम्मीद है कि यदि आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो अपनी सफलता को और जल्दी से और आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग फिर से बातचीत करते हैं। तो हम लोग देखो एक एक पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग चर्चा कर रहे हैं NCPCR के द्वारा लिए गए निर्णय को लेकर के, और NCPCR के द्वारा ही कुछ समय पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये बातें भी कही गई थी कि भाई देखिए, जो मदरसा है ये अनसुटेबल प्लेसेज हैं, अनुपयोगी स्थल हैं। किस लिए? टू गेट प्रॉपर एजुकेशन, बेहतर शिक्षा, गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये एक अनुपयोगी स्थल है। ये बातें कौन कर रहा है? NCPCR कर रहा है। किसके समक्ष? तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष। सर्वोच्च न्यायालय में दरअसल एक मामला चला गया था
और उसी मामले की सुनवाई के दौरान में एनसीपीसीआर से जब बातें पूछी गई, जब पूछा गया कि आप अपना मंतव्य दीजिए मदरसों को लेकर के, तो उसने अपने मंतव्य में ये बातें कह दी। अब देखो यहाँ पर समझो कि ये मामला आखिर सुप्रीम कोर्ट में गया था तो इसमें क्या बातें निहित थी और क्यों गया था। मामला दरअसल शुरू होता है इलाहाबाद हाईकोर्ट, यानी कि जो उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण उच्च न्यायालय है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा गया मार्च 2024 में कि उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक। बहुत ध्यान से समझिएगा कैसे कैसे एक दूसरे से कड़ियां जुड़ी हुई हैं, है ना। उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 क्या है भाई, तो कोर्ट ने कहा कि यह असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और जब ये असंवैधानिक है तो इस बोर्ड के माध्यम से जो मदरसे संचालित हो रहे हैं उनकी सभी कार्यवाहियां क्या हो जाएंगी, असंवैधानिक हो जाएंगी। अब ऐसे में ये मामला बहुत ही अधिक पेचीदगी वाला हो गया। अब देखो होता है क्या कि इसी के अगेंस्ट में याचिका दायर की गई माननीय सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि ये मामला था हाईकोर्ट का, तो इसके अगेंस्ट में याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई। जब ये याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई तो उसी दौरान में एनसीपीसीआर ने ये बातें कह दी कि सर मदरसा तो अनुपयोगी स्थल है, इनका प्रॉपर एजुकेशन को लेकर के कोई खास लेना देना नहीं है, ये बातें कह दी। लेकिन इसी बीच माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सब्जेक्ट की गंभीरता को, यानी कि जो ये विषय था, इस विषय की गंभीरता को समझते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया था उसको क्या कर दिया, होल्ड कर दिया, उसको रोक दिया, उस पर स्टे ऑर्डर लगा दिया। और अभी उस पर आगे की जो भी गतिविधियां हैं वो चल रही हैं। वो सर्वोच्च न्यायालय ने अभी इस पर एज सच कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया। और इसी बीच अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले ही एनसीपीसीआर के द्वारा सभी राज्यों और जो संघ शासित प्रदेश हैं उनके मुख्य सचिवों को एक चिट्ठी लिखी गई, एक बात निर्देश के तौर पर कही गई कि देखिए साहब, यहाँ पर आप ऐसे ऐसे कीजिए, अपने अपने राज्यों में, अपने अपने संघ शासित प्रदेशों में जो भी ऐसे शिक्षण संस्थान हैं मदरसा के माध्यम से जो भी संचालित हो रहे हैं, मदरसा बोर्ड जो संचालित हो रहे हैं, उनको बंद कर दीजिए और उनको फंडिंग भी रोक दीजिए। और भी कई सारी बातें कही गई। क्या कुछ बातें कही गई, क्यों कही गई, ये तो हम लोग देखेंगे ही। लेकिन जानते हो मजे की बात क्या है? मजे की बात यहां पर यह है कि एक सरकार के द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अभी कुछ ही दिन पहले मदरसा के शिक्षकों को जो वेतन दिया जाता है उसमें 3 गुनी बढ़ोतरी की है भाई, 3 गुनी बढ़ोतरी की है, कम बात नहीं है, है ना। और इसके बाद, इसके कुछ ही दिन बाद एनसीपीसीआर के द्वारा मदरसों के गतिविधियों पर ही सवालिया चिन्ह लगाया जा रहा है, क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। अब यहां पर इन सभी स्थितियों को हम लोग थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। देखो एनसीपीसीआर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि एनसीपीसीआर एक सांविधिक संस्था है। मेरी कोशिश है कि आपको हर एक पहलू, ईच एंड एवरी टर्म को मैं बताता हुआ चलूं ताकि कहीं से भी कैसा भी सवाल आए, कहीं आपको कोई कंफ्यूजन न हो। ये नहीं आप समझे कि अरे सर एनसीपीसीआर है क्या, कैसे काम करती है, ये क्यों इतना अधिक सक्रियता कर रही है, सक्रियता निभा रही है इस मामले में, है ना। ईच एंड एवरी लेयर को आपको क्लियर हो जाना चाहिए। संवैधानिक संस्था नहीं है बल्कि एक सांविधिक संस्था है। सांविधिक संस्था कहने का मतलब कि इसे एक कानून के तहत, एक अधिनियम के तहत बनाया गया है। तो पहली बात आप ये ध्यान रखिएगा कि एनसीपीसीआर कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, इसे किसी अनुच्छेद में उल्लिखित नहीं किया गया है, बल्कि इसे अधिनियमित किया गया है, इसे कानून के माध्यम से स्थापित किया गया है और इसीलिए यह एक सांविधिक संस्था है ना। इसको अंग्रेजी में स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पर जाना जाता है।
ये सांविधिक संस्था कैसे अधिनियम के माध्यम से आई भाई? दरअसल CPCR यानी कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, बाल अधिकारों के संरक्षण का आयोग अधिनियम 2005, इस अधिनियम के माध्यम से ये जो NCPCR है इसका गठन किया गया है। क्लैरिटी होगी यहां पर। और इसी के द्वारा एक रिपोर्ट अभी हाल में जारी की गई। इस रिपोर्ट का नाम क्या है? गार्जियन ऑफ फेथ और ऑपरेशन ऑफ राइट। इसी को और को मैंने हिंदी में या कर दिया है, गार्जियन ऑफ फेथ और ऑपरेशन ऑफ राइट, बच्चों का संवैधानिक अधिकार बनाम मदरसा। यानी कि इस रिपोर्ट का जो टाइटल है वो ये सीधे सीधे बता रहा है कि एक तरफ बच्चों का अधिकार और एक तरफ मदरसा, इसके बीच में टसल है, इसके बीच में टकराहट है। और इसी टकराहट को दूर करने के लिए हम ये सिफारिश करते हैं कि मदरसों को समाप्त किया जाए, मदरसों में जो फंडिंग की जाती है इसको रोक दिया जाए। दोस्तों यहां पर मैं बस छोटी सी बात बता देना चाहूंगा कि ये जो आप टर्म देख रहे हैं मदरसा, मदरसा एक अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है शैक्षणिक संस्थान, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। क्लैरिटी होगी। अब आपको यह भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि सर मदरसा मदरसा आप बोल तो रहे लेकिन इसका मतलब क्या होता है। यदि हम थोड़ा सा पीछे जाए ना, हल्का सा यदि इतिहास को देखें तो पहले के समय में मस्जिद में ही जो भी मुसलमान विद्यार्थी होते थे उनको शिक्षा दी जाती थी, है ना, कुरान वगैरह उनको पढ़ाया जाता था। लेकिन बाद में 10वीं शताब्दी के बाद से थोड़ी सी स्थिति में बदलाव आया और इन मदरसों की स्थापना की गई जहां पर अरबी, फारसी, उर्दू में बच्चों को तालीम दी जाने लगी, शिक्षा दी जाने लगी। और इसमें जानते हो, इसमें अलग अलग क्लासेस से संबंधित जो भी विद्यार्थी वहाँ पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनको अलग अलग नाम भी दिया जाता है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा मौलवी, है ना। तो मौलवी जो होते हैं वो कक्षा 10वीं तक जो पढ़ाई करते हैं उनको मौलवी कहा जाता है। उसी तरीके से आलिम, कामिल, है ना, ये भी नाम आपको कभी आपने सुना होगा। जैसे जो आलिम होते हैं वो कक्षा 12वीं तक, जो बैचलर डिग्री तक पढ़ते हैं उनको कामिल कहा जाता है। वैसे ही जो मास्टर डिग्री करते हैं उनको फाजिल कहा जाता है। इस तरीके से उनको अलग अलग नाम भी दिया जाता है। कहने का मतलब ये कि ये जो मदरसा है यहाँ भी कुछ इस तरीके से शिक्षाएं दी जाती हैं। गेट इट? तो ये आपको मैंने बेसिक जानकारी दे दी है। जो NCPCR ने अपनी रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया और इसी रिपोर्ट में जो बातें की गई हैं उसमें अलग अलग स्तरों पर यह कहा गया कि जो भी राज्य हैं और जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं इन दोनों को क्या करना चाहिए। तो आप मदरसा बोर्ड को फंडिंग देना बंद कर दीजिए, आप मदरसा बोर्ड का संचालन बंद कर दीजिए, इनको अब समाप्त कर देना चाहिए, इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। ठीक है साहब। इसमें क्या कुछ वजहें बताई जा रही हैं? वजहें ये बताई जा रही हैं कि शिक्षक के स्तर पर गुणवत्ता की कमी है, गुणवत्ता की कमी, क्वालिटेटिव शिक्षक नहीं है ना, और साथ ही प्रशिक्षण की कमी, इनको सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, यह भी एक बड़ी कमी है। इसके अलावा शिक्षण पद्धति के स्तर पर जो सवाल उठाया जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि परंपरागत शिक्षा दी जाती है भाई, केवल कुरान वगैरह ही पढ़ाया जाता है, बहुत टेक्निकल नॉलेज नहीं दिया जाता है, और साथ ही धार्मिक शिक्षा केवल दी जाती है। तो शिक्षण पद्धति को लेकर के भी सवाल खड़ा किया जा रहा है NCPCR के द्वारा। इसके अलावा सुविधा के स्तर पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जैसे कि सामान्य तौर पर जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है, जो औपचारिक विद्यालय वगैरह होते हैं वहाँ पर यूनिफॉर्म वगैरह दिया जाता है, पुस्तकें दी जाती हैं, मध्याह्न भोजन योजना की व्यवस्था की जाती है, ये सब यहाँ पर नहीं है। तो MDM यानी कि मिड डे मील, मध्याह्न भोजन योजना नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं रहता है बच्चों को, पुस्तकें नहीं दी जाती हैं, ये भी कमी है। जवाबदेहिता की कमी रहती है,
कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा पारदर्शिता की कमी है। तर्क ये दिया गया कि बिहार मदरसा बोर्ड के द्वारा जो बच्चों को किताबें रिकमेंड की जा रही थी उसमें यह देखा गया कि पाकिस्तान में जो किताबें पब्लिश होती हैं वो रिकमेंड किए जा रहे थे। ये आधार दिया गया है ना। तो इसी के एक संदर्भ में कहा गया कि देखिए पारदर्शिता की कमी है, कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, सब जो है अनियमितता की स्थिति बनी हुई है। तो ये सारी बातें यहाँ पर एनसीपीसीआर के द्वारा की गई हैं और इसमें जो बड़ी सिफारिशें की गई उसमें पहली बात ये कही गई कि हिंदू प्लस गैर मुस्लिम विद्यार्थियों को मदरसों से निकाल दिया जाए। अच्छा, यहां पर ये नहीं सोचना है कि अच्छा केवल और केवल जो मुसलमान विद्यार्थी होते हैं वही केवल पढ़ते हैं, नहीं। यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब ही ये हो गया कि हिंदू और बाकी जो गैर मुस्लिम विद्यार्थी हैं जो कि हिंदू नहीं हैं और किसी अन्य धर्म से जुड़े हुए हैं वो भी मदरसों में तालीम हासिल कर सकते हैं, तालीम हासिल करते हैं। यहाँ तक कि कुछ मदरसों वगैरह में तो संस्कृत वगैरह भी पढ़ाई जाती है ना। उनको कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर यह पढ़ना होता है ना, ऐच्छिक विषय के तौर पर। तो ये ध्यान रखिएगा। तो हिंदू और गैर मुस्लिम विद्यार्थियों को मदरसों से निकाल लेने की बात कही जा रही है इस एनसीपीसीआर की सिफारिश में। और दूसरी बात यह कही जा रही है कि मुस्लिम विद्यार्थियों को भी सामान्य औपचारिक विद्यालयों में नामांकन कराया जाए। नामांकन कराया जाए, ऐसा नहीं कि वो केवल मदरसा में ही पढ़ें। जो सामान्य औपचारिक विद्यालय है, फॉर्मल स्कूल की जो व्यवस्था की गई है उसके माध्यम से इनको भी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। और साथ ही इन दोनों के स्तर पर यह कहा गया है कि आरटीई अधिनियम 2009 के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। शिक्षा दी जाए और जब ऐसा होगा तभी हमारे समाज में समानता के स्तर पर, लोकतंत्र के स्तर पर और सामाजिक न्याय के स्तर पर बेहतर तरीके से काम किया जा सकेगा और तभी हमारे समाज में, हमारे देश में समावेशी विकास को और अधिक प्रोत्साहित किया जा सकता है। ये बातें एनसीपीसीआर के द्वारा कही गई हैं। गेटिंग इट? क्लैरिटी है यहाँ पर? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं फिर अगले दिन आपके हर एक डाउट को फिर से दूसरे वीडियो में क्लियर कर दूंगा। बहरहाल यहाँ पर ये बातें कही गई हैं। अब देखो एनसीपीसीआर के विरोध में जो पक्ष रखा जा रहा है वो क्या कहता है, बड़ा ही मजेदार है। पहली बात यहां पर यह कही जा रही है साहब कि सामान्य औपचारिक सरकारी विद्यालयों में क्या सब कुछ अच्छा ही है, वहां पर कोई कमी नहीं है। एनसीपीसीआर ने ये हवाला तो दिया है कि मदरसा में ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो क्या आप ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि भारत के जितने भी सरकारी विद्यालय हैं वो बहुत ही उच्चतम कैटेगरी के हैं? कोई ऐसी गारंटी दे सकता है क्या? तो ऐसा नहीं है। सामान्य औपचारिक सरकारी विद्यालयों की स्थिति भी कई बार दयनीय हो जाती है ना। जनरलाइज हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन कई ऐसी स्थितियां हमें दिखती हैं जहां पर एक असंतोष पैदा होता है। तो क्या उनको भी बंद कर देना चाहिए? जब आप मदरसों को बंद करने की बात कर रहे हैं तो क्या उनको भी बंद कर देना चाहिए? क्या ऐसा करने से हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर कर पाएंगे? ये एक तर्क दिया जा रहा है। दूसरा तर्क ये दिया जा रहा है कि भाई मदरसे में जो विद्यार्थी पढ़ने को आते हैं, सामान्य तौर पर यदि हम उनको देखें तो वो आर्थिक स्तर पर कमजोर स्थिति में रहते हैं। निर्धन गरीब परिवार के जो
बच्चे हैं वो इन जनरल आते हैं वहाँ पर पढ़ने के लिए। वहाँ पर उनको अपना रहने की व्यवस्था हो जाती है, खाने की व्यवस्था हो जाती है, सब अपना वो करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं। इसके अलावा ये भी तर्क दिया जा रहा है कि यदि कहीं पर कमजोरी है, कहीं पर यदि अनियमितता है, तो इट्स बेटर कि आप सर्वे करवाएं, चेक करें कि कहाँ पर कम दिक्कत है, कहाँ पर अनियमितता आ रही है, उसको हम दुरुस्त करवाएं। सीधे सीधे ये कह देना कि हम इसे बंद कर दें, तो ये तो ठीक नहीं है ना। और एनसीपीसीआर ने जो ये रिपोर्ट दी है, ये कोई कानून नहीं है, इसने अपनी रिपोर्ट दी है केवल। ये कोई कानून नहीं है कि हमें इसका पालन करना जरूरी है, बाध्यकारी है, ऐसा नहीं है। तो ये सारे तर्क यहां पर एनसीपीसीआर के इस संदर्भ में दिए जा रहे हैं। वहीं जब हम भारत सरकार के स्तर पर बात करें, तो भारत सरकार के माध्यम से मदरसों के संदर्भ में कुछ पहल की गई है, जैसे कि SPEMM है ना। SPEMM का मतलब होता है स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू मदरसास एंड माइनॉरिटी, है ना। मदरसा और अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्राप्त करने का, शिक्षा प्रदान करने की जो योजना है, उसी को SPEMM के तौर पर जाना जाता है। और इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है SPQEM यानी कि स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू मदरसा, और दूसरा है IDMI यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। और इस तरीके से जो भी ऐसे अल्पसंख्यक संस्थान हैं या फिर जो मदरसे हैं, इनको सहायता पहुंचाई जाती है, इनको सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये जो SPEMM है, ये पहले अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंतर्गत काम करता था, अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन था पहले। अब इसे शिक्षा मंत्रालय के अधीन ला दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय के अधीन लाया गया है, ठीक है। कभी यदि एग्जामिनेशन में पूछ दे कि भाई ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो फिर आपको यहां पर क्लैरिटी होनी चाहिए। तो यदि हम एनसीपीसीआर के द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई, जो बातें की गई, उसके संदर्भ में, उसके पक्ष और विपक्ष में हर एक पहलू को हम लोगों ने देखा, समझा। एनसीपीसीआर का ये कहना है कि जिस तरीके से मदरसा काम करते हैं, जिस तरीके से मदरसों में शिक्षा दी जाती है, ऐसे में जो धर्मनिरपेक्षता की भावना है, जो धर्मनिरपेक्षता से संबंधित हमें बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसमें कमी आ सकती है। और जो समानता का अधिकार है, समानता के अधिकार में भी कमी आती है। इसलिए बेहतर है कि हम इसको समाप्त करें और जो एक सांप्रदायिक सौहार्द की भावना है, जो शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को महत्व देना चाहिए, जो कि खुद RTE एक्ट 2009 में कहा गया है, हमें उस पर भरोसा करना चाहिए, हमें उसके हिसाब से काम करना चाहिए, ताकि सभी को एक जैसी शिक्षा मिल सके। ये एनसीपीसीआर का तर्क है। लेकिन अलग अलग स्तरों पर, अलग अलग राजनीतिक दलों के माध्यम से भी और अलग अलग राज्य सरकारों के माध्यम से भी मदरसों की कार्य व्यवस्था, मदरसों के द्वारा जो शिक्षा पद्धति अपनाई जाती रही है, मदरसों में जो व्यवस्था की जाती है शिक्षा को लेकर के, उसके संदर्भ में जो एक पक्ष है वो यही कहता है कि नहीं, मदरसों का जो कार्य है वो चलते रहना चाहिए, इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि हमारे भारतीय संविधान में भी अल्पसंख्यकों के अधिकार के संदर्भ में अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में बातें कही गई हैं। हालांकि इसी के संदर्भ में एक टसल ये भी उभर जाता है कि क्या अल्पसंख्यकों के अधिकार को महत्व देने के लिए हम बच्चों के शिक्षा के अधिकार के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। ये तर्क ये भी दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है? यहाँ पर ज़रूरत है बैलेंस बनाने की, संतुलन बनाने की। यदि हम संतुलन बनाएंगे तो जो टकराहट है, जो टकराव है, ये दूर की जा सकती है।
अभी आगे देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकारों के द्वारा और केंद्र सरकारों के द्वारा एनसीपीसीआर की इस कदम को लेकर के क्या स्टैंड उठाया जाता है, और साथ ही जो एक विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास में पेंडिंग है, वो सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर ये देखा जाएगा कि वह इस पूरे विषय को लेकर के क्या निर्णय लेती है। आगे जैसा भी कुछ होगा उसके हिसाब से फिर हम लोग बातचीत करेंगे। आज की चर्चा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा 2027 को लेकर के विचार कर रहे हैं तो आपका स्वागत है इस बहुत ही महत्वपूर्ण बैच में। इसके जरिए आप अपनी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके जरिए आप 35,999 रुपीज़ में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी है, आपके पास में आपका कोई सवाल है, तो आप मुझसे इस मेल आईडी के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत मैं जो भी लेक्चर्स लेता हूं उसका PDF मैं भेज देता हूं, जिसके ज़रिए आप अपने रिवीजन को और अच्छे से अच्छे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की चर्चा अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।